हेलो साथियों, आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा फ्रीऑन। इसी को आप CFC भी कहते हैं। इसी को आप क्या कहते हैं? CFC। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आप इसे कह देते हैं, फ्रीऑन को ही। आज का टॉपिक हम लोगों का ये फ्रीऑन यानी CFC रहेगा और साथ ही साथ ये DDT डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो एथेन यानी जिसे आप इंसेक्टिसाइड कहते हैं। और ये जो CFC है, यह CFC आपका क्या है? यह CFC आपका एक प्रकार से प्रशीतक है, ठीक, जो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, AC में इसका उपयोग किया जाता था। अब इस समय तो इस पर क्या किया गया है कि बैन लगा दिया गया है। तो फ्रीऑन यानी CFC है क्या, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बाद DDT के बारे में। तो एक एक करके देखते हैं। सर्वप्रथम हम लोग देख लेते हैं फ्रीऑन क्या है यानी CFC क्या है। देखें, देखिए जो आपका ये यहाँ से देखें, ध्यान दें, जो आपका मेथेन है और एथेन, इसी के क्लोरो और फ्लोरो व्युत्पन्न जो होते हैं, उन्हीं को संयुक्त रूप से, ठीक है, संयुक्त रूप से क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न मेथेन के और एथेन के, इन्हीं के संयुक्त रूप यानी मिश्रित रूप से ही जो कंपाउंड होता है, उसी को हम फ्रीऑन कहते हैं। यह अत्यधिक अस्थाई होता है और निष्क्रिय होता है तथा निरावेशी यानी नॉन टॉक्सिक, अर्थात ये पॉइजनस नहीं होता, और असंक्षारक होता है, अर्थात यह कोरोजिव नहीं होता, अर्थात आप कह सकते हैं ये किसी पात्र में आप रखेंगे तो उसमें जंग नहीं लगेगी, और आसानी से इसको द्रव में बदला जा सकता है। ठीक, यह एक ऐसी गैस है कि इसको आसानी से द्रव में भी बदला जा सकता है। अब फ्रीऑन 12, ध्यान दीजिए ज़रा सा, कैसे फ्रीऑन 12 ये नामकरण इसका पड़ा CFC का, थोड़ा सा यहीं समझ लीजिए। ये CF2Cl2 इसको क्यों फ्रीऑन 12 कहा गया? तो इसको याद रखे रहना है। जैसे इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ठीक, यही ये तीन को लेकर के इसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। कार्बन अगर जितने भी हैं उसमें से -1 कर देते हैं, हाइड्रोजन जितने भी हैं उसमें +1 कर देते हैं। ध्यान दीजिए, कार्बन में -1, हाइड्रोजन में +1, और फ्लोरीन का जितना नंबर होता है एज सच वही उसकी संख्या यानी इसी का नंबर जो होता है वही हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक, अब खुद आप समझिए क्यों फ्रीऑन 12 इसका नामकरण पड़ा CF2Cl2 का। तो कार्बन इसमें कितने हैं? 1 है, उसमें से -1 करिए, 0 हो गया। ठीक, 0 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन इसमें कहीं है क्या? नहीं है, तो उसमें 0 में +1 कर दिए तो 1 आ गया। अब फ्लोरीन कितना है? यहाँ 2 है तो 2 कर दिए, तो यही 0 का कोई मतलब नहीं। तो ये फ्रीऑन 12 है। क्या है? फ्रीऑन 12। इस तरीके से नामकरण करते हैं, इसे भी जानते रहिए। तो यहाँ ये देखना है कि फ्रीऑन 12 जो है यह उद्योगों में सर्वाधिक मात्रा में प्रयुक्त होने वाला एक CFC है यानी फ्रीऑन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसका उत्पादन स्वार्ट्स अभिक्रिया द्वारा, स्वार्ट्स अभिक्रिया पढ़े ही हैं इसके पहले, तो स्वार्ट्स अभिक्रिया द्वारा टेट्राक्लोरोमेथेन से किया जाता है। यह एरोसॉल प्रणोदक के रूप में और प्रशीतक के रूप में, ध्यान दें, तथा वायु शीतलन में, मतलब वही एटमॉस्फेयर को ठंडा बनाने में उपयोग इसका किया जाता है। और 1974 ईस्वी तक विश्व में फ्रीऑन का वार्षिक उत्पादन 20 करोड़ पाउंड तक था। ध्यान से जरा इसको देखिए,
1974 यानी आप देखें तो कई वर्ष पहले की बात है ये। 1974 में, इस समय 2000 आपका 23 चल रहा है ना। तो 20 करोड़ पाउंड तक था फ्रियान का वार्षिक उत्पादन एक वर्ष में। और अधिकांश फ्रियान यहाँ तक कि प्रशीतक में काम आने वाले भी वायुमंडल से होते हुए, ध्यान दें, वायुमंडल से होते हुए क्षोभ मंडल में ये फैल जाती हैं। वायुमंडल से ये विसरित होकर यानी फैल करके ये क्या हो जाते हैं, क्षोभ मंडल में भी आ जाते हैं। तो क्षोभ मंडल में फ्रियान मूलक श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। अब मूलक यानी फ्री रेडिकल बनाना शुरू करते हैं, जिसे आप मूलक कह रहे हैं। तथा प्राकृतिक ओजोन यानी जो नेचुरल ओजोन लेयर है, परत है ना, उसे क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते ही हैं। और साथ ही साथ जैसे ये क्षोभ मंडल की भी बात हो रही है यहाँ, क्षोभ मंडल में, जबकि जो आपका ओजोन परत है वह कहाँ है, वह समताप मंडल में है। और ये क्षोभ मंडल में भी ओजोन संतुलन को अनियंत्रित कर देते हैं। और इससे देखिए कितना नुकसान होता है कि जो आपका समताप मंडल में जो ओजोन लेयर है, देखिए होता क्या है, जैसे ये लेयर होती है, जैसे आप देखेंगे ये आपका मान लीजिए ये फर्स्ट लेयर है, ये आपका क्या है, ये ट्रोपोस्फियर है, ठीक। इसके बाद फिर स्ट्रेटोस्फियर है, फिर क्या है, मीजोस्फियर है, ठीक। इसके बाद आयनोस्फियर है, ठीक। और फिर इग्जोस्फियर है, इग्जोस्फियर यानी बाह्यमंडल, ठीक। ट्रोपोस्फियर मतलब क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल, मीजोस्फियर मध्य मंडल, आयनोस्फियर आयन मंडल, इग्जोस्फियर वायुमंडल। इसी स्ट्रेटोस्फियर में ही आपका ओजोन परत होती है, ठीक। ओजोन परत ये सूर्य से जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें आती हैं, उसी को क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है। लेकिन इतना ज़्यादा जैसे CFC का यूज हो रहा था, आप देख रहे हैं 1974 में ही, आप यहाँ समझ सकते हैं 20 करोड़ पाउंड तक वार्षिक उत्पादन हो रहा था। तो अब तभी से ओजोन परत जो है वो उसका क्षरण हो रहा है, और उससे पराबैंगनी किरणें जो है वो पास हो जा रही हैं और पृथ्वी तक पहुँच रही हैं, जिससे तमाम प्रकार के त्वचीय कैंसर हो रहे हैं, ठीक। त्वचीय कैंसर के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है, ध्यान दें ये। तो इसलिए इस पर तो रोक भी लगाया गया है, ठीक। जैसे CFC का कम से कम यूज किया जाए। फिर भी आप देख रहे हैं जैसे जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वो ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे आप देखते हैं अमेरिका, चाइना भी उसमें सम्मिलित है, ठीक है। तो ये सब ज़्यादा ही कुछ मात्रा में, जैसे आपका रसिया भी है, तो ये यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले ये CFC का यहाँ से ज़्यादा उत्सर्जन होता है। तो इस पर फिलहाल कुछ कंट्री हैं जो बैन लगाए हुए हैं। तो देखिए अब जैसे यहाँ फ्रियान जो है ये ओजोन परत को नष्ट कर रहा है। अब O3 जो है, ये कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि ओजोन परत की मोटाई किससे मापते हैं, तो डाबसन आप बताएंगे, डाबसन में मापते हैं। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी थोड़ा सा जानते रहिए। अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है वो है आपका ये DDT। क्या है, DDT। अब DDT ये सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, फिर इसका प्रिपरेशन देखेंगे और इसका स्ट्रक्चर देखिए। प्रथम क्लोरीनीकृत कार्बनिक कीटनाशी जो है वो DDT ही है,
ठीक, DDT यानी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन है। 1873 ईस्वी में इसको बनाया गया था। कब बनाया गया? 1873 में। लेकिन इसके कीटनाशी प्रभाव की खोज जो है, ये देखिए काफ़ी टाइम गुजर गया। 1939 में स्विट्ज़रलैंड के एक औषधालय था, है ना, देखें, एक गिगी औषधालय के पाल मूलर ने की थी। किसने किया? इसका कीटनाशी जो इफ़ेक्ट है, कीटनाशी प्रभाव है, इंसेक्टिसाइड इफ़ेक्ट जो है, ये 1939 में स्विट्ज़रलैंड के गिगी औषधालय के पाल मूलर ने किया था। और जबकि इसको 1873 में ही बना दिया गया था। ठीक, अब इस खोज के लिए पाल मूलर को 1948 में चिकित्सा एवं शरीर क्रिया विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और सेकंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत इसका उपयोग विश्व स्तर पर तेजी के साथ बढ़ा, क्योंकि यह मुख्यतः मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों तथा टाइफस वाहक जू, जो जुआ होता है, जू, कभी देखते हैं सिर में जू, कोई अच्छे साफ सफाई न करे तो पड़ जाता है, उसको भी समाप्त करने में ये बहुत कारगर था, बहुत प्रभावकारी था। और 1940 के अंत में DDT के अत्यधिक उपयोग के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं उभरने लगी। अब कीटों की अनेक प्रजातियों ने DDT के प्रति प्रतिरोधात्मकता विकसित कर ली। कहने का मतलब ये है कि DDT भी उन पर काम नहीं कर पा रहा था। ठीक, प्रतिरोधकता विकसित कर ली थी। अब इसमें ज़रा देखिए थोड़ा सा, तथा यह मछलियों के लिए अति विषैली सिद्ध हुई। कौन? यही DDT। और DDT के अत्यधिक रासायनिक स्थायित्व तथा इसकी वसा में विलेयता ने समस्या को और जटिल बना दिया, कि वसा में ये विलय भी हो जाता था। और DDT का शीघ्रता से जो उपचयन है ना, उपचयन रिडक्शन, यानी उसे जल्दी नष्ट नहीं किया जा सकता था, वो जल्दी नष्ट नहीं होता था, बल्कि यह वसीय ऊतकों में एकत्र हो जाता था तथा एकत्र तथा संग्रहित हो जाती थी, मतलब स्टोर हो जाता था। यदि अंतर्ग्रहण लगातार अस्थायी गति से होता रहे तो जंतुओं में DDT की मात्रा समय के साथ बढ़ती जाती है। और संयुक्त राज्य में 1973 ईस्वी में DDT पर क्या लगाया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। परंतु विश्व में अनेक स्थानों पर इसका उपयोग आज भी हो रहा है। फिलहाल इसको संयुक्त राज्य अमेरिका में 1973 में DDT पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और DDT क्या है? एक इंसेक्टिसाइड है, आप जानते रहिए। इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, आप देखें तो यहाँ देखिए क्लोरीन है, ये एक क्लोरीन यहाँ है, दूसरा क्लोरीन यहाँ, इसीलिए इसको कहते हैं डाइक्लोरो। एक क्लोरीन यहाँ, दूसरा यहाँ डाइक्लोरो। और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ देखिए ट्राइक्लोरो, क्लोरीन एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ट्राइक्लोरो। ठीक, ट्राइक्लोरो। और एथेन, 2 कार्बन आपको देखिए यहाँ ऐसे कम क्लियर हो रहा होगा, मैं स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा हूँ। देखिए ये कार्बन और इसी से हाइड्रोजन ऐड है, साथ में इस कार्बन से 3 क्लोरीन ऐड है, 3 क्लोरीन है ये। और इसी से यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये क्लोरोबेंजीन रिंग भी ऐड है। ये Cl है, क्या है? Cl। और एक और, यानी 2 क्लोरोबेंजीन के 2 जो है अणु क्रिया करते हैं क्लोरल से, तो ये DDT के फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो इसीलिए देखिए इसको कहते हैं, यहाँ आप समझिए थोड़ा सा इसको, ज़रा सा यहाँ देखें तो ये यहाँ एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ है, इसलिए डाइक्लोरो। और डाइफेनिल, यहाँ फेनिल है, यहाँ फेनिल है, डाइक्लोरो डाइफेनिल।
और ट्राईक्लोरो देखिए 3 क्लोरीन इधर भी है, ट्राईक्लोरो और एथेन, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एथ कहते हैं और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन भी लगा देते हैं तो एथेन। तो डाईक्लोरो, डाईफेनिल, ये डाईफेनिल और ट्राईक्लोरो एथेन, ठीक। ये डीडीटी है, जानते रहिए। इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं थोड़ा सा देखें। क्लोरल आप जानते होंगे, क्लोरल के साथ आप रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोबेंजीन की। किसकी क्रिया करवाएंगे? क्लोरोबेंजीन। अच्छे से इस पे चलता नहीं, ठीक। तो डीडीटी बनता है, डीडीटी ये बनेगा और साथ में इसी के वाटर भी बन जाता है, H2O, ठीक। ये भी बनता है। इसका रिएक्शन आप देखिए तो ज़्यादा कुछ क्लियर होगा, ठीक है। देखिए इसका रिएक्शन ज़रा से देखें, आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ये क्लोरल है, कार्बन है और इसी से 3 क्लोरीन आप ऐड कर दीजिए और साथ में कार्बन है, इससे हाइड्रोजन ऐड है और साथ में डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। इसी से +2 मॉलिक्यूल आपको दिखाना है, बट ऐसे दिखा रहे हैं जिससे थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक। देखिए यहाँ ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक। क्लोरोबेंजीन के कितने अणु हैं? तो 2 अणु आप बताएंगे। क्लोरोबेंजीन के 2 अणु हैं। देखिए अच्छे से बन नहीं पा रहा है, यहाँ पर H है, H तो आप चेक करेंगे ना, तो क्लोरीन जहाँ ऐड है उसके बाद जितने शेष बचे हर जगह है, बट ज़रूरत वही है जहाँ वहीं दिखा रहे हैं। और इसके बाद यहाँ से देखेंगे तो ये वाटर निकलता है और वही ऐड हो जाते हैं, तो डीडीटी का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। इस तरीके से ये आप डीडीटी के बारे में समझे होंगे। तो फ्रियान का नॉमेनक्लेचर और साथ में फ्रियान CFC है, जिसका फुल फॉर्म वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन परत का ये क्षरण कर रहा है ना। और इसका नॉमेनक्लेचर भी आपको बताए थे, जस्ट अभी आप एक बार रिवाइज भी कर लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए दिए रहे CFCl3, इसका आप नामकरण कैसे करेंगे? तो याद रहे कि इसका नामकरण आप किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले कार्बन जितना है उसमें से -1 कर लीजिए, -1 कर लीजिए और इसके बाद हाइड्रोजन देखिए कितना है, उसमें +1 कर लीजिए और फिर क्लोरीन का नंबर, यानी इसका अगर नामकरण करना हुआ, ये तो आपका CF2Cl2 था तो फ्रियान 12 हो गया। लेकिन इसमें देखिए कार्बन 1 है, इसमें से 1 माइनस कर लेंगे तो 0 हुआ। हाइड्रोजन एक भी नहीं है तो ये 1 प्लस कर लेंगे 0 में तो 1 हो गया। यानी ये क्या है? ये आपका फ्रियान। देखिए कार्बन में से -1 किए 0, वो तो लिखना नहीं है। हाइड्रोजन एक भी नहीं, उसमें +1 कर लिए तो 1 आ गया। इसमें देखिए कितने हैं आपके क्लोरीन 3 है, बस वही लिख दीजिए। ये आपका फ्रियान 13 हो गया। ये क्या है? फ्रियान 13। ऐसे ही आप नामकरण कर लेंगे, ठीक। और रही बात डीडीटी की, तो डीडीटी का फुल फॉर्म याद रखना है, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन, और ये एक इंसेक्टिसाइड है। इसको सबसे पहले 1873 ईस्वी में क्या किया गया था, इसको बनाया गया था। लेकिन इसके कीटनाशक प्रभाव जो है 1939 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के गिगी औषधालय जो था, वहाँ पाल मूलर नामक एक वहाँ के चिकित्सक रहे। इन्होंने इसके इस प्रभाव को बताया, कीटनाशक प्रभाव को, और इसी के लिए उन्हें 1948 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और डीडीटी देखिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज कहाँ किया जाता था, तो ये जैसे
प्रथम विश्व युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध आप कहेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत इसका उपयोग विश्व स्तर पर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा, क्योंकि यह मुख्यतः मलेरिया फैलाने वाले मच्छर और टाइफस वाहक जो जुए थे उसको समाप्त करने में ज़्यादा इफेक्टिव था। 1940 के अंत में डीडीटी के अत्यधिक उपयोग के कारण इस पर जो इसका ज़्यादा उपयोग होने लगा, और फिर इससे ज़्यादा प्रभावित क्या हुई, जैसे मछलियाँ, क्योंकि ये आसानी से ये अपघटित नहीं होता था, तो जब बारिश होती थी तो वो जल जो है, जल के साथ बहकर ये तालाबों में या नदियों में जाता था, तो वहाँ पर जो मछलियाँ थी ये उसको ज़्यादा प्रभावित करता था, और ये विषैला भी था, तो ये क्या करता था कि मछलियाँ इसके प्रभाव में, इसके विषैले प्रभाव के कारण मर जाती थी। तो इसलिए, और ये वसा में घुलनशील है, तो जैसे बॉडी में जाता था तो बॉडी में ही स्टोर होने लगता था, और इसलिए जो है इस पर संयुक्त राज्य में 1973 में डीडीटी पर क्या किया गया, प्रतिबंध लगा दिए गए, और लेकिन फिर भी कुछ कंट्री में जो है इसका उपयोग अभी आज भी किया जाता है। तो डीडीटी का स्ट्रक्चर आपको बताया गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।